हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2018 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स एन एनर्जी विच इज 1.5 times the minimum energy needed by the electron to escape from atom. Then the de Broglie wavelength of the emitted electron is, मीन्स कह रहे हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसका 1.5 टाइम्स उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स जितनी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए उससे ज्यादा उसने एब्जॉर्ब कर ली। सो उसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी जब वो बाहर निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उसको हम एमिटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी जब वो बाहर निकलेगा एटम से, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी ये पूछ रहा है। क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसकी मोशन होगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी, और वही आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और उसको बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, और वो मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ई नोट से लिख लेते हैं एक बार के लिए। ई नोट क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो उसको चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से बाहर निकल जाए हाइड्रोजन एटम के। अगर हम हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो ये ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस स्टेट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=1 होता है, और इसकी एनर्जी को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 किसके इक्वल है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस लेवल की एनर्जी इतनी है, मीन्स हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम से, मीन्स इसकी एनर्जी को जीरो करना है। तो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए? मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से इस स्टेट में चला जाए जिसकी एनर्जी जीरो हो। मिनिमम इसमें कितना ऐड करना होगा ताकि इसकी एनर्जी जीरो हो जाए? वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड करना होगा। मीन्स हम कह सकते हैं इस एनर्जी में कितनी एनर्जी ऐड करें ताकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाए? वो वैल्यू होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वही क्या है? मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को देनी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए, मीन्स उसकी एनर्जी जीरो हो जाए, जिसको हमने ई नोट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ई नोट क्या है? वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को देनी होगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाए, और वो किसके इक्वल होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर इसके अंदर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी का 1.5 टाइम्स एब्जॉर्ब किया है। मींस जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकलने के लिए उसका 1.5 टाइम्स एब्जॉर्ब किया है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ने 1.5 ई नोट एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ई नोट तो बाहर निकलने में यूज हो जाएगी क्योंकि इतनी एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए बाहर निकलने के लिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बच जाएगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1.5 ई नोट माइनस का ई नोट। कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी? 0.5 ई नोट, और ई नोट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और हमें पता है इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो इक्वल टू होती है 12.27 बटे अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। मींस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है। सो हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी गिवन है, 6.8 गिवन है। सो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं और फाइनली सोल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4.7 एंगस्ट्रॉम। मींस जो इलेक्ट्रॉन निकला है एटम से उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, 4.7 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। सो एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 210 वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स इफ द लोरेंज नंबर for aluminium is 2.10 into 10 की पावर -8 watt ohm Kelvin -2, then the resistivity of aluminium at this temperature is। मीन्स कह रहे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है। मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, के की वैल्यू गिवन है। और लोरेंज नंबर आपको गिवन है एल्यूमिनियम का इतना है। मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। और आपसे रजिस्टिविटी पूछ रहा है, मीन्स आपसे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की है। सो आपसे रो की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम विद्यमान फ्रेंच लॉ यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग के बटे सिग्मा इंटू में टी किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। यहाँ पर के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की टर्म में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा किसके इक्वल होगा, 1/रो। मीन्स यहाँ पर हम सिग्मा की जगह 1/रो भी लिख सकते हैं और हमें रो ही चाहिए क्वेश्चन के अंदर। और एल क्या है, लोरेंज नंबर है, और टी क्या है, टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। सो हमें क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी, रो हमसे पूछ रहा है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, एल की वैल्यू हमें गिवन है। एल की वैल्यू कितनी थी, 2.10 इंटू 10 की पावर -8 वाट ओम केल्विन -2। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह 1/रो रखेंगे तो रो ऊपर चला जाएगा, रो के बाय टी किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से रो किसके इक्वल आ जाएगा, एल टी बाय के। यहाँ पर एल की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे। फाइनली सोल्व करेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ वेरिंग करंट I इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी द रूट मीन स्क्वायर विल बी। मीन्स कह रहा है आपको ये करंट गिवन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और आपसे इसकी आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। मीन्स IRMS आपसे पूछ रहा है क्या होगी। देखिए अगर आपको करंट टाइम का फंक्शन ऐसा गिवन हो I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, तब इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो फुल साइकिल के लिए, जो किसके इक्वल होती है, अंडर द रूट I1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाय 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/√2 I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और इस सारे की पावर 1/2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटीज ऑफ लाइट ड्यू टू टू स्लिट्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर I and 4I। हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम
will the intensity be equal to the average intensity on the screen। और यहाँ पर बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। मीन्स कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट होती है, एक स्लिट से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, और दूसरी स्लिट से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी 4i है। इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं। और कह रहे कितनी दूरी पर सेंट्रल मैक्सिमा से इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पर I1 कितना गिवन है, I2 कितना गिवन है, 4i। I एवरेज किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5i बाई 2। सो हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी के ऊपर इंटेंसिटी जो है 5i बाय 2 के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि यही स्टेटमेंट थी क्वेश्चन की, हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम विल द इंटेंसिटी बी इक्वल टू द एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। मीन स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी के ऊपर इंटेंसिटी एवरेज इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने एवरेज इंटेंसिटी निकाल ली, जो कितनी आई, 5i बाय 2। सो हमें ये पता है स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है जिसको हम IR से लिख देते हैं। मींस जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I1 और I2 की, जो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 इंटू में I2 कोस डेल्टा फाई। और यहाँ पर डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। सो आई आर किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 कोस डेल्टा। और डेल्टा फ्रिंज विड्थ की टर्म में किसके इक्वल होता है, 2 पाई वाई बटे में बीटा। और वाई क्या है, पोजीशन है उस पॉइंट की जहां पर आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिख रहे हो फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। मीन्स हमें y ही निकालना है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वही होगा जो y की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें सेंट्रल मैक्सिमा से वो दूरी निकालनी थी जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 5i बाय 2 के इक्वल हो जाए। सो यहाँ पर हम डेल्टा की जगह 2 पाई वाई बटे बीटा रख देंगे, और आई आर की जगह 5i बाई 2 रख देंगे, I1 की जगह I रख देंगे, I2 की जगह 4i रख देंगे। सो यहाँ पर हमने I1 की जगह I रख दिया, I2 की जगह 4i रख दिया, 2 एज इट इज है, रूट के अंदर I इंटू 4i हो गया, कोस 2 पाई वाई बटे बीटा। और यहाँ पर ये 5i हो गया प्लस 2 अंडर द रूट 4i स्क्वायर कोस 2 पाई वाई बटे बीटा। सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आई आर। और आई आर किसके इक्वल लिखना था, 5i बाय 2 के। सो 5i प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा, गुणा में 2 तो 4i बन जाएगा, कोस 2 पाई वाई बटे बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5i बाय 2। और यहाँ पर 5i इस साइड ले जाते हैं तो 4i कोस 2 पाई वाई बटे बीटा किसके इक्वल रह जाएगा, -5i बाय 2 के। यहाँ पर कोस 2 पाई वाई बटे बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -5i बटे में 2। और ये 4i जब नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर 4i आ जाएगा। सो यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का 5 बाय 8 बच जाएगा। और यहाँ से 2 पाई वाई बटे बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस का 5 बाय 8। सो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा अपॉन 2 पाई कोस इनवर्स माइनस का 5 बाय 8। और कोस इनवर्स -5/8 होता है 128 डिग्री के इक्वल। और 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। सो ये नियरली कितना आ जाएगा, बीटा बाय 3 के नियर अबाउट आ जाएगा। सो y किसके नियर अबाउट आ जाएगा, बीटा बाय 3। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ 100 ग्राम इज हैंग विद अ स्प्रिंग,
that stretch the spring by 2 centimeter. The relaxation time of spring is 1 second. The time period of damped oscillator will be in second. मीन्स कह रहा है एक मास है 100 ग्राम का, 100 ग्राम के मास को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से भाग करके। सो मास कितना आ जाएगा, m इक्वल टू 1/10 किलोग्राम। एक स्प्रिंग से हैंग कर दिया और स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गया, 2 सेंटीमीटर। मीन्स आपको x की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, जिसको हम 2/100 मीटर लिख सकते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम कितना गिवन है, 1 सेकंड। मीन्स टाउ की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेकंड गिवन है। और आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है डैम्ड ऑसिलेटर का इन सेकंड के अंदर। सो यहाँ पर क्या होगा, एक स्प्रिंग से आपने m मास को अटैच किया है तो mg नीचे लगेगा, kx ऊपर लगेगा। तो kx किसके इक्वल कर दोगे, mg के इक्वल कर दोगे एट इक्विलिब्रियम। मींस इक्विलिब्रियम के ऊपर kx किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट k निकाल लेंगे जो किसके इक्वल होगा, mg/x के इक्वल होगा। m की वैल्यू हमें 1/10 किलोग्राम गिवन है, g की वैल्यू हम 9.8 लेंगे और x कितना है, 2/100 मीटर। सोल्व करके k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 न्यूटन पर मीटर। और हमें रिलैक्सेशन टाइम कितना गिवन है, 1 सेकेंड। सो सबसे पहले हम अनडैम्प्ड ओसिलेटर के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। मींस किसी भी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं है, तब जो टाइम पीरियड होगा वो निकालेंगे। सो फॉर अनडैम्प्ड ओसिलेटर के लिए ओमेगा नोट किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट के बाय एम। के की वैल्यू इतनी है, m 1/10 है। सो ओमेगा नोट किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट 490। और टाइम पीरियड टी नोट किसके इक्वल होता है, 2π/ओमेगा नोट। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सो टी नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 0.28 सेकेंड। मींस आपने अनडैम्प्ड ओसिलेटर का टाइम पीरियड निकाल दिया। बट हमें डैम्प्ड ओसिलेटर का टाइम पीरियड चाहिए। मींस हमें टी चाहिए, टी नोट नहीं चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें टी पूछ रहा है। सो ओमेगा जो होता है डैम्प्ड ओसिलेटर का, वो इक्वल टू होता है अंडर द रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, जो किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू में टाउ। टाउ की वैल्यू 1 गिवन है। सो आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। जब हम ओमेगा नोट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा नोट स्क्वायर बहुत ज्यादा होगी और ये बहुत कम आएगी। सो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ओमेगा निकालोगे तो यहाँ पे रखोगे, ये 490 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा और ओमेगा नोट का स्क्वायर 490 होगा। तो ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो ओमेगा नियरली किसके इक्वल होगा, ओमेगा नोट के ही इक्वल होगा। और ओमेगा नोट कितना है, अंडर द रूट 490। सो हम कह सकते हैं जो डैम्प्ड ओसिलेटर का टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, उसके अंदर हम ओमेगा की जगह नियरली क्या रख सकते हैं, ओमेगा नोट ही रख सकते हैं। सो टाइम पीरियड जो होगा डैम्प्ड ओसिलेटर का, वो टाइम पीरियड ऑफ अनडैम्प्ड ओसिलेटर के नियरली इक्वल होगा। सो डैम्प्ड ओसिलेटर का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 0.28 सेकेंड ही आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राफट ऑफ वुड डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 120 किलोग्राम फ्लोट्स इन वाटर। हाउ मच वेट कैन बी पुट ऑन द राफट टू मेक इट जस्ट सिंक। मीन्स कह रहा है लकड़ी की एक राफट है जिसका मास 120 किलोग्राम है और डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, और उसके ऊपर कितना वेट हम पुट करें ताकि वो राफट जस्ट सिंक हो जाए। मीन्स वो जस्ट वाटर के अंदर चली जाए। सो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कह रहा है राफट है लकड़ी की
जो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है। सो ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, राफ्ट है लकड़ी की। इसका कुछ पार्ट वाटर के अंदर डीप होगा और कुछ वाटर के ऊपर होगा। सो ये राफ्ट क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है वाटर में। और इसका मास कितना गिवन है, 120 किलोग्राम, और डेंसिटी कितनी है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो हम इस राफ्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो किसके इक्वल होगा, मास बटे डेंसिटी। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर क्यूब। मींस इस पूरी राफ्ट का वॉल्यूम आ गया, जो कितना है, 0.2 मीटर क्यूब है। और हम चाहते हैं इस राफ्ट के ऊपर कितना मास पुट करें, ताकि ये राफ्ट पूरी की पूरी सिंक कर जाए। मींस पूरी की पूरी पानी के अंदर चली जाए। मींस कुछ पार्ट जो बाहर था वो भी अंदर चला जाए। मान लेते हैं आपने स्मॉल एम मास पुट कर दिया इस राफ्ट के ऊपर, और हमें यही वैल्यू निकालनी है एम की। सो यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ जो वेट लगेगा 120 प्लस एम इंटू में जी का लगेगा, क्योंकि टोटल मास कितना हो जाएगा, 120 प्लस एम हो जाएगा, इनटू में जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये स्मॉल मास जो है किलोग्राम में है। मींस ये जो मास है एम किलोग्राम लिया है, जो पुट करना पड़ेगा राफ्ट के ऊपर, ताकि वो जस्ट सिंक कर जाए राफ्ट। और यहाँ पर ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगी, और बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगी, वी इमर्ज इनटू में डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू में जी। यहाँ पर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, और वी इमर्ज क्या है, वो वॉल्यूम है राफ्ट का जो पानी के अंदर है। मींस वो वॉल्यूम है वाटर का जो हटा है राफ्ट के द्वारा। और राफ्ट पूरी की पूरी पानी के अंदर है, तो कितना पानी हटा होगा, 0.2 मीटर क्यूब पानी हटा होगा। सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगी। सो वी इमर्ज ड्रॉ ऑफ वाटर इनटू जी इक्वल टू 120 प्लस एम इंटू में जी। जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 120 प्लस एम किसके इक्वल आ जाएगा, 0.2 इंटू में 1000, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगी। सो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 केजी आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, कि आपको 80 किलोग्राम मास पुट करना पड़ेगा राफ्ट के ऊपर, ताकि राफ्ट जस्ट सिंक कर जाए वाटर के अंदर। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।